अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुश आमदीद। पिछले कुछ अरसे से हम इंडिया के फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के एम्बिशंस में SU-57 का रोल एक बार फिर से देख रहे हैं। गिवन कि पाकिस्तान जल्द ही एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर सकता है और इंडियन एयरफोर्स के फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट AMCA की तैयारी जो है वो 2035 से 2040 से पहले होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया को कम से कम आने वाले सालों के लिए एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के डेटरेंट की ज़रूरत होने वाली है। नाउ 2017-2018 के अराउंड जो है इंडिया इस फाइटर जेट का खुद को पार्टनर भी था, लेकिन अब शायद जो है SU-57 को ज़रूरत के तहत ख़रीदा जा रहा है और इसके चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हुए नज़र आ रहे हैं। हमने आज से कुछ दिन पहले 5 जून 2026 को सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के अंदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से SU-57 के हवाले से इंडिया को फुल पार्टनरशिप की ऑफ़र दी। इसमें सप्लाई, जॉइंट डेवलपमेंट, को प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, इंजन्स, ऑप्टिक्स, एसा रडार, ये तमाम एलिमेंट्स जो है इसके अंदर शामिल होंगे। नाउ इंडिया का हाल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो है वो डील इवैल्यूएट कर रहा है और एक्सपेक्टेडली 2 से 3 स्क्वाड्रन जो है यानी अराउंड 36 से 54 के करीब एयरक्राफ्ट जो है इंडिया की जानिब से ख़रीदे जा सकते हैं। सो गिवन द फैक्ट कि इंडिया के पास जो है 36 से 54 SU-57 उनकी आर्सेनल में शामिल हो सकते हैं, सवाल ये है कि ये कितना ख़तरनाक पाकिस्तान के हवाले से हो सकता है। ना अगर इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले हम SU-57 की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो SU-57 का प्रोग्राम जो है वो अर्ली 2000s के अंदर पाक FA के नाम से शुरू हुआ। T-50 टाइप के प्रोटोटाइप ने जो है 29 जनवरी 2010 को पहली फ़्लाइट की थी। 2019 के अंदर जो है रशिया ने 76 SU-57 का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जो कि 2027 तक डिलीवर किए जाने हैं। इस मौके पे यानी अभी तक 2026 तक अप्रॉक्सीमेटली 30 एयरक्राफ्ट बिल्ड हो चुके हैं जिसमें प्रोटोटाइप और नॉन कॉम्बैट मॉडल्स भी मौजूद हैं। यानी कॉम्बैट रेडी प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट जो है वो रशिया के पास अभी भी सिर्फ शायद 20 से 25 के दरमियान में हैं। 2025 में इफेक्टिवली ज़ीरो कंफर्म डिलीवरीज पूरा साल हुई हैं। ऑब्वियसली इसमें डिफरेंट रीजंस आ जाते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर जो है इसमें सबसे अहम पार्ट हो सकता है, बट उससे पॉइंट चेंज नहीं होता है कि पिछले साल जो है रशिया को SU-57 के हवाले से कोई कंफर्म डिलीवरी नहीं हुई थी। बहरहाल अगर हम SU-57 को एज एन एसेट लें और उसकी स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में बात करें तो उसमें सबसे अहम शायद उसका इंजन आ जाता है। SU-57 का इंजन जो है वो आज AL-41 F1S इंजन के साथ फ्लाई कर रहा है, यानी एक इसेंशियली SU-35S का मॉडिफाइड इंजन जो कि अप्रॉक्सीमेटली 142 किलो न्यूटन का आफ्टर बर्नर थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन ये इंजन जो है स्पेसिफिकली SU-57 के लिए प्रोड्यूस नहीं किया गया है। जो इंजन SU-57 के साथ प्रॉमिस किया गया है वो AL-51 F1 है, यानी प्रोडक्ट 30, जो कि अराउंड 162 से 167 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। इसमें 10% की रेंज इंक्रीज है। क्लाइंब रेट जो है वो 330 से 370 मीटर पर सेकेंड है और एक जेन्युइन सुपर क्रूज मार्क 1.6 पे ये ट्रैवल कर सकता है। लेकिन इस इंजन की टेस्टिंग जो है वो 2017 से चल रही है और अभी भी इस हवाले से हमें कोई कंफर्मेशन मौजूद नहीं है। इनफैक्ट जो लेटेस्ट बैच इनका डिलीवर होना है मार्च 2026 में, जो इस हवाले से हमें कंफर्मेशन मिली थी, उसमें भी अभी इस तरह की कोई कंफर्मेशन मौजूद नहीं है कि रशिया की जानिब से जो लेटेस्ट SU-57 हासिल किए जाने हैं उसके अंदर AL-51 F1 या प्रोडक्ट 30 जो है उसका इस्तेमाल किया गया है या नहीं। तो इसमें सवाल ये आ जाता है कि अगर आज इंडिया की जानिब से SU-57 पोटेंशियली ख़रीदे जाते हैं तो 4.5 जनरेशन इंजन के साथ एक 5th जनरेशन एयरफ्रेम के सेंसर्स मौजूद होंगे और हो सकता है कि प्रोडक्ट 30 या AL-51 इंजन आने तक उस हवाले से किसी किस्म की अपग्रेड मौजूद हो या उस डील के अंदर कुछ क्लैरिफिकेशन या अपडेट्स की जाए। लेकिन अभी के मौजूदा सिनारियो के अंदर एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर एक 4.5 जनरेशन का इंजन इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जो दूसरा एस्पेक्ट है वो स्टेल्थ के हवाले से है और ऑनेस्टली स्टेल्थ एक एस्पेक्ट है जिसमें शायद इस टाइम पे सबसे बड़ा गैप बाकी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के मुकाबले में SU-57 के अंदर मौजूद है। सुखोई का जो अपना पैटेंट है यानी कंपनी का खुद का डॉक्यूमेंट, उसके अंदर SU-57 का FCS यानी फ्रंटल क्रॉस सेक्शन रेडार जो है वो 0.1 से 1.0 स्क्वायर मीटर्स के करीब बताया जा रहा है। इसके कंपैरेटिवली अगर हम F-22 रैप्टर को कंपेयर करें तो उसके अंदर 0.0001 स्क्वायर मीटर मौजूद हैं। F-35 जो है अप्रॉक्सीमेटली 0.0015 स्क्वायर मीटर्स है और J-20 जो है वो एस्टिमेटेड 0.05 से 0.1 के करीब इसका रेडार क्रॉस सेक्शन है।
तो इसेंशियली आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर F-35 और Su-57 जो है वो आपस में कंपेयर किए जाएँ तो F-35 जो है अप्रॉक्सीमेटली 6 टाइम्स ज़्यादा दूर से Su-57 को डिटेक्ट करने की सलाहियत रखता है। मैं यहाँ पे मेंशन करता जाऊँ कि अगेन ये चीज़ें जो हैं ओपन सोर्स नंबर की बेसिस पे कह रहा हूँ और हो सकता है कि इसके अंदर बहुत सी अपग्रेड्स की जा चुकी हों और बहुत सी चीज़ें जो हैं इम्प्रूव की जा चुकी हों। बट जो एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है या नंबर्स की बेसिस पे अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके कंपैरिजन में F-35 जो है इन टर्म्स ऑफ डिटेक्शन Su-57 के मुकाबले में एक बेहतर या सुपीरियर फाइटर जेट कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि Su-57 के अंदर सिर्फ लिमिटेशन ही है। यहाँ पे आस्पेक्ट Su-57 के अंदर मौजूद है जो कि इसको एक जेन्युइनली इम्प्रेसिव एसेट बनाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर सुपर मैन्यूवरेबिलिटी आ जाती है। इसके अंदर 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग मौजूद है, पिच और यॉ दोनों एक्सेस के अंदर। इनफैक्ट इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली तो एरो इंडिया 2025 के अंदर Su-57 ने 120 डिग्री एंगल ऑफ अटैक सस्टेन्ड होवर डेमोन्स्ट्रेट किया था। तो विद इन विजुअल रेंज डॉग फाइट में जो है Su-57 एक एक्स्ट्रॉर्डिनरीली डेंजरस अपोनेंट कहा जा सकता है। फिर इसके रेडार की बात करें तो Su-57 फाइटर जेट के अंदर N036 बाल्का रेडार का इस्तेमाल किया जा रहा है। 5 अपर्चर मेन नोज जो है इसकी एक्स बैंड एसा रेडार है और इस एसा रेडार के अंदर 1514 टीआर मॉड्यूल्स मौजूद हैं। इसके साथ इसमें 2 साइड लुकिंग एक्स बैंड अरेज हैं जो कि 404 टीआर मॉड्यूल्स के साथ ऑपरेट करते हैं। 2 एल बैंड अरेज विंग लीडिंग एजेस हैं टोटल पे, तो टोटल कवरेज जो है अराउंड 270 डिग्रीज की हो जाती है, यानी 135 डिग्री जो है वो ईच एक्सिस पे ये ट्रैक कर सकता है। 60 टारगेट्स जो है साइमल्टेनियसली ट्रैक करने की कैपेबिलिटी, 16 एयर टू एयर साइमल्टेनियस एंगेजमेंट्स, तो ये एक जनरली केपेबल आर्किटेक्चर है रेडार के हवाले से अगर हम बात करें। फिर उसके बाद अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट की बात करें तो इसके अंदर L402 हिमालय इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट मौजूद है जो कि NO36 अरेज के साथ ही इंटीग्रेटेड है। इसमें पैसिव एमिशन डिटेक्शन है, जैमिंग, इलेक्ट्रॉनिक अटैक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और रेडार जो है एक यूनिफाइड सिस्टम के अंदर मौजूद है। तो अगेन कपल्ड विद द फैक्ट कि ये NO36 के साथ इंटीग्रेटेड है, ये यकीनन जो है इस फाइटर जेट को बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। और लास्टली एक बहुत ही रिवर्ड R-37M मिसाइल जो कि एस्टिमेटेड 300 किलोमीटर की रेंज रखता है। ये R-37M मिसाइल जो है Su-37 के अंदर इंटरनली कैरी किया जा सकता है, यानी Su-37 जो है अपनी स्टेल्थ मेंटेन करते हुए एक R-37M मिसाइल को कैरी कर सकता है। तो अब जो क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है कि पाकिस्तान या पाकिस्तान एयर फोर्स के लिए ये कितनी बड़ी थ्रेट हो सकता है। तो अभी के लिए मोस्ट चैलेंजिंग थिंग जिसके हवाले से हमें अंदाज़ा लगाना होगा कि Su-57 की डिलीवरी जो है इंडिया को कब की जाएंगी, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आज जो है इंडिया का रशिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। जैसे मैंने पहले बताया कि अभी रशिया को भी उनकी डिलीवरीज डिलीवर होने में टाइम लग रहा है ड्यू टू द फैक्ट कि इस टाइम पे रशिया यूक्रेन की वॉर जो है आपस में चल रही है और इसके नतीजे में वेस्ट ने जो है बहुत सी चीज़ों पर सैंक्शन जो है रशिया पे आयद की हुई है। वो एक बहुत बड़ी रीज़न है कि रशिया जो है अपने फायर जेट्स को बहुत जल्दी तैयार नहीं कर पा रहा है। तो अगर हम कंसिडर करें कि 2027 से 2030 तक पहला स्क्वाड्रन जो है इंडियन एयरफोर्स को Su-37 का मिल जाता है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 18 एयरक्राफ्ट जो है इंटेरम इंजन के साथ यानी AL-41F1 इंजन के साथ, तो इसमें 3 ऐसी पॉसिबल थ्रेट्स हैं जो कि 2027 से 2030 तक पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। इसमें सबसे पहला जो होगा वो उसका एल बैंड का एंटी स्टेल्थ डिटेक्शन होगी। Su-57 के विंग पे जो है लीडिंग एज पे उस पे एल बैंड के अरेज मौजूद हैं। Su-57 के विंग लीडिंग एज पे जो है एल बैंड अरेज स्पेसिफिकली उन एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने के लिए डिज़ाइंड हैं जो एक्स बैंड के अगेंस्ट ऑप्टिमाइज्ड हैं। J-35 की अगर हम बात करें तो उसकी स्टेल्थ शेपिंग जो है वो प्राइमरली एक्स बैंड पे ऑप्टिमाइज्ड है। नाउ एल बैंड डिटेक्शन जो है वो शायद अलोन मिसाइल गाइडेंस के लिए सफिशिएंट नहीं है, लेकिन ये IRST या एक्स बैंड रेडार को जो है उसका सर्च एरिया जो है वो नैरो कर सकती है, जिसके नतीजे में उसको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज हासिल हो सकता है। और ऑनेस्टली शायद ये पाकिस्तान एयरफोर्स के फ्यूचर फोर्स के अगेंस्ट जो है टेक्निकली शायद सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट थ्रेट कही जा सकती है। सेकेंडली इसका R-37M मिसाइल के थ्रेट है। R-37M मिसाइल जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 300 प्लस किलोमीटर की रेंज रखता है और गिवन द फैक्ट है पाकिस्तान की किल चेन ऑपरेशन जो हैं वो एवैक्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। इन R-37M मिसाइल्स का मेन थ्रेट जो है वो एवैक्स के अगेंस्ट ही होता है।
तो उसके नतीजे में अगर इन मिसाइल्स को स्टैंड अप पोजीशंस पे इस्तेमाल किया जाए और खुदा न खास्ता अगर किसी एवैक्स को उसके नतीजे में नुकसान पहुंचे, तो उसका इफेक्ट जो है फिर आपको पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर या पूरी की पूरी किल चेन के अंदर आपको फील हो सकता है। और तीसरा जो है इसका विद इन विजुअल रेंज मैन्यूवरेबिलिटी का एस्पेक्ट है। नो ये चीज़ जो है क्लियरली सबको आइडेंटिफाई है कि ऑब्वियसली विद इन विजुअल रेंज की डॉग फाइट जो है वो उस तरह से नहीं हो सकती। बट यू नेवर नो, कभी ऐसा केस भी देखने को मिल सकता है जब दोनों फाइटर जेट्स जो हैं आपस में आमने सामने हो, तो उस केस के अंदर SC-57 का 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग, ये तमाम चीज़ें जो हैं उसको एक सिग्निफिकेंट एज फराहम कर सकती है, स्पेशली एंगल्स कवर करने के लिए। तो उस डोमेन के अंदर आप SC-57 को यकीनन एक एडवांटेज दे सकते हैं। नाउ अल्टीमेटली SU-57 कितना डेंजरस हो सकता है पाकिस्तान के लिए? तो अगर आप मेरे से रियलिस्टिक असेसमेंट पूछेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया को SU-57 जो है 2028 या 2029 से पहले डिलीवर होने वाले हैं, और ये मैं हाइपर ऑप्टिमिस्टिक सिनारियो के अंदर कह रहा हूँ। नेचुरली अगर इंडिया को 2028 2029 तक ये फायर जेट्स मिलते हैं तो इसको ऑपरेशनल करने में भी इंडिया को टाइम लगेगा, यानी 2030 और 2031 से पहले पहले जो है ये फायर जेट्स अपने फुली ऑपरेशनल हालत में इंडिया के पास मौजूद नहीं होने वाले हैं। उस टाइम तक होपफुली पाकिस्तान के पास जो है J-35 जो है वो ऑपरेशनल मुकम्मल तौर पे हो गया होना चाहिए। एंड आई थिंक कि J-35 इज़ केपेबल इनफ कि वो SU-57 की थ्रेट्स को काउंटर कर सकता है। एक और पॉइंट जो मेरे अभी जहन में आया वो ये कि इंडिया की जानिब से या इंडियन एयरफोर्स की जानिब से SU-57 को डायरेक्टली रिजेक्ट प्रीवियसली किया जा चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह शायद SU-57 के रेडार से जो है इंडियन एयरफोर्स खुश नहीं थी, और वो एक दूसरा रेडार जो है इसके अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहती थी। ना अगर वो रेडार जो है SU-57 के अंदर, इंडियन SU-57 के अंदर इंटीग्रेट किया जाता है, तो उसके अंदर भी कुछ ड्यूरेशन, कुछ साल जो है इंडिया को लग सकते हैं। ये तमाम फैक्टर भी जो है इस डिले का बायस बन सकता है, और ऐसा रिपोर्टली बताया भी जा रहा है कि इंडिया की जानिब से अपना रेडार जो है SU-57 के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एट द एंड ऑफ द डे SU-57 एक जेन्युइनली केपेबल एयरक्राफ्ट है। कुछ एरियाज़ के अंदर सुपर मैन्यूवरेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा आउट क्लास है। एल बैंड एंटी स्टेल्थ डिटेक्शन ये एक रियल फैक्टर हो सकता है। इंजन जो है अभी एंटेनम मोड पे है, लेकिन वक्त के साथ शायद इसका जो एंटिसिपेटेड इंजन है वो भी इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट बना सकता है। पाकिस्तान के लिए अभी नियर ईयर्स में मुझे 27 से 28 29 तक कोई थ्रेट नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उस टाइम तक ये डिलीवर होने वाले हैं। लेकिन 2030 के बाद जो है शायद ये एक एसेट के तौर पे इंडिया के पास ऑपरेशनल हो, और होपफुली उस टाइम तक जो है पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से इस हवाले से कोई साइजेबल काउंटर मेजर्स जो हैं वो ऑपरेट किए जा रहे होंगे। लेट मी नो कि आपको सुखोई SU-57 की थ्रेट जो है वो पाकिस्तान के हवाले से कितनी डेंजरस लग रही है। लेट मी नो इन द कमेंट्स। तब तक के लिए पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस आउट। गुड बाय।